चलिए आज हम लोग एस्ट्रेप वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। कल भी हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था एस्ट्रेप वेलोसिटी की। तो ये साफ है थोड़ा कल के मुकाबले। यस सर। अच्छा, तो एस्ट्रेप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हमने कल निकाला है वो हम एनर्जी कंजर्वेशन के मतलब सेकंड मेथड समझिए। तो हम एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। तो आप ये सोचिए, अर्थ सरफेस पर आप यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से आप भेजना चाह रहे हैं किसी के ऊपर। तो ये आर रेडियस है, ये सेंटर है, अर्थ का मास है। तो यहाँ पर v वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करके मान लेते हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पर तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं? यस सर। काइनेटिक एनर्जी जब आप v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, एस्केप है तो ई लगा देते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा हो तो mgh। या हमने कल किया था वो एक्सप्रेशन, कैपिटल एम मास से आर डिस्टेंस पर अगर है -g/m/r ऐसा आया था। यस सर। ठीक हो गया। अब आप अगर ये एस्केप करेगा तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना? यस सर। आफ्टर escaping it will go to infinity, मान लीजिए इनफाइनाइट दूरी तक, वेर इन्फिनिटी पर टोटल एनर्जी कितनी मानी जानी चाहिए? ना बच्चों, जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आप उससे काम करवा सकते हो या कर सकते हो? नो सर। या आपको लगता है वो काम कर पाएगा कुछ आपके काम का हुआ? नो सर। नो सर। ठीक, तो काम कौन नहीं कर सकता? जिसकी एनर्जी जीरो। तो कंसेप्चुअली इनफाइनाइट पर एनर्जी क्या मानी जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? याद रखिएगा फिजिक्स पढ़ते समय, मानवीन समझ में आ रहा है? यस सर। किसी भी ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट पर एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी हमेशा, याद रखोगे ना हर जगह पर? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। तो फिर बच्चों अब ये बताइए, अगर टोटल एनर्जी जीरो होगी तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन सरफेस पर, सो by law of conservation of energy, हाफ एम बी स्क्वायर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो। यस। तो बच्चों
यहाँ से अब निकाल लो, हाफ mv² gm स्मॉल m अपॉन, बाकी कैलकुलेशन है, स्मॉल m कैंसिल करो, फिर वही एक्सप्रेशन आ गया। ये ज्यादा अच्छा तरीका है अगर कल वाले में कंफर्टेबल नहीं हो तो। मानवेंद्र आप समझ गए? Yes, sir. इसमें कैलकुलेशन वो नहीं है ना, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो आप इस मेथड को आप इससे भी सीखिए, वो तो ठीक ही है। बच्चों क्लियर है ना सबको? चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। नया पेज ले लेते हैं इसमें। तो नए पेज में क्वेश्चन है, अरे बाहर लिखना पड़ेगा नहीं तो वो टाइटल के लिए जगह बचा रखी है। If you find the ratio of kinetic energy find the ratio of kinetic energy required to be given required to be given to a satellite so that it escapes the gravitational field escapes the gravitational field of Earth gravitational field of Earth to the kinetic energy required to put the satellite in a circular orbit just above the free surface of Earth. Above the free surface of Earth. क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्री सरफेस का मतलब अर्थ सरफेस ही हुआ, हाँ, मतलब अर्थ सरफेस पर ही। And the ratio of kinetic energy required to be given to a satellite so that it escapes the gravitational field of Earth to the kinetic energy required to put the satellite in a circular orbit just above the free surface of Earth.
बच्चों अगर इसमें ये देखिएगा, ये अर्थ है, एक्स्ट्रा मास m है और रेडियस r है। आप एक सैटेलाइट स्पेस में छोड़ना चाह रहे हैं जो इसके चारों ओर घूमे। तो इसको छोड़ने के लिए आपको एस्केप वेलोसिटी से भेजने की जरूरत नहीं है। एस्केप तो ये तो जो सैटेलाइट होगा, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गोल गोल घूमता रहेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप थोड़ी कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका, मान लेते हैं ये घूम रहा है और ये अर्थ सरफेस से h दूरी पर है, यहाँ पर सपोज ये m मास का सैटेलाइट है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक। तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो ये ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ फॉर ऑर्बिटल, वी ओ कह देते हैं। क्या आप ऑर्बिटल वेलोसिटी बता सकते हैं कितनी होगी? हम्म, हेलो, मालूम है या नहीं? सर नहीं है। अच्छा, तो ऑर्बिटल ही निकाल लेते हैं पहले, ये भी तो मालूम होना चाहिए। एस्केप तो पता चल रही, ऑर्बिटल के लिए हम मान लेते हैं सपोज, पहले यही समझ लेते हैं बच्चों। सपोज अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m is revolving suppose a satellite of mass revolving around the earth at a height h. Let its velocity be v o for orbital velocity। ठीक हो गया। तो अब ये बताइए, सन जो खींच रहा है अर्थ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, सेंट्रिपिटल फोर्स जो हुआ, सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सेंटर की ओर फोर्स लगेगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होगा? सैटेलाइट का पर लगने वाला फोर्स, सैटेलाइट mv स्क्वायर होता है, तो ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी अपॉन रेडियस r प्लस h। ये सेंट्रिपिटल फोर्स मिल कहां से रहा है, इसकी भरपाई कहां से होगी? अर्थ और सैटेलाइट के जो मास है उनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, Yes, sir. यस सर। जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, ऐसा होना चाहिए या नहीं? Yes, sir. अरे भाई, ये समझ पा रहे हो नहीं? यस सर। Yes, sir. मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो ये क्या है? ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन
between Earth and satellite. और ये इधर बच्चों ये क्या है? Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन के मामले में भी तो यही होता है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूमता है, मानते हो आप, यस सर। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में चार्ज है उनके बीच लड़ने वाला अट्रैक्शन है। Yes, sir. अच्छा, तो फिर बच्चों यहां से क्या मिलेगा आप सोचिए। स्मॉल एम कैंसिल, वी नॉट क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी एम अपॉन Yes. ठीक है। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर बच्चों सैटेलाइट अर्थ के काफी नजदीक है, जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में था, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, देन एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, हुआ या नहीं? Yes, sir. तो आर प्लस एच को क्या मान लें केवल, Sir, क्योंकि एच तो बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट कर दो। तो फिर क्या बन जाएगा फॉर्मूला वी ऑर्बिटल का? root G अंडर upon रूट जी एम अपॉन आर। और भी तरीके होते हैं, जी एम की जो जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, yes, sir. तो अंडर रूट जी आर। ये सारे क्लोज कर लेने काम आएंगे फॉर्मूले। तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, वरना सेंट्रीपिटल और वो बराबर जहां जरूरत पड़ेगी करना और मिल जाएगा एक्सप्रेशन। ये क्लियर है? Yes. यस सर। तो बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ रही है? So root GR. ऑर्बिटल वेलोसिटी है अंडर रूट जी आर। और एस्ट्रियल वेलोसिटी कितनी थी? Sir, root 2 GM upon R. रूट टू जी आर थी ऐसे। तो वी कितना हो जाएगा? रूट टू टाइम्स, ये बड़े काम की है भाई बच्चों। ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर आप रूट टू टाइम्स बढ़ाते हैं तो आप एस्ट्रियल वेलोसिटी पे पहुंचेंगे। समझ में आया ना ये तो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो अगर आप इसे 11.2 किलोमीटर सोचते हैं एस्ट्रियल वेलोसिटी को, वी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन रूट टू 1.414, तो ये वी ओ है। कैलकुलेटर से जरा मुझे बताओ तो ये लगभग कितना आता है? 8 पॉइंट कुछ आना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये अर्थ सरफेस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी है। 7.92 जी, है। Sir, 7.92.
तो चलो 80 मान लो, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ में अगर पृथ्वी में कोई चीज इस स्पीड से बाहर को खींची जाएगी तो वो बाहर जाके अर्थ के चारों ओर घूमते रहेगी। लेकिन अगर वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकी जाएगी तो वो हमेशा के लिए दूर निकल जाएगी अर्थ से। तो बच्चों, आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का अंतर समझ में आया? यस सर। ठीक हो गया। अब जरा इस सवाल पे आओ फिर यार, अब क्वेश्चन को करते हैं। मैंने इसकी आड़ में कोई और सवाल ही करा दिया, ऑर्बिटल भी समझा दिया आपको। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड to be given to a satellite so that it escapes the gravitational field of Earth। एक तो ये वाली एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और उसका रेशियो किसके साथ लेना है? एनर्जी रिक्वायर्ड सर, जिससे वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे ना। सर। तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए तो ये तो बहुत ही आसान, अगर ये डेरिवेशन आपको आता है बच्चों तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है आपके लिए। क्यों? मैं इसको, अब क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन को लंबा कर दिया है, आप इसको स्टेप 2 कह लीजिए। स्टेप 1 में तो आपने ऑर्बिटल के बारे में सीखा। स्टेप 2 देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी E1 मान लेते हैं, पहले पहले वाले को। तो E1 क्या होगा? पहले एस्केप वाला पूछा है ना, यस सर। यस सर। तो हाफ mv² और E2 कितना होगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। हाँ, ऑर्बिटल पूछा है ना दूसरे में। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक, तो बच्चों E1/E2 कितना होगा? हाफ m तो कैंसिल हो गया, वी ई v² वी नॉट। ठीक, v कितना है ऊपर लिखा हुआ है मैंने, देखो तो, √2 टाइम्स v ऑर्बिटल, उसका स्क्वायर करोगे तो टू वी नॉट स्क्वायर। हम्म Sir, 2. Sir, 2 ratio 1. v²/v²। तो इनकी एनर्जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो एस्केप की एनर्जी है वो डबल हो जाएगी, वेलोसिटी √2 टाइम्स, और एनर्जी का रेशियो डबल। डबल एनर्जी चाहिए भाई। ये एक अच्छा सवाल था, समझ में आया ना आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। यस सर। अच्छा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक नया क्वेश्चन लेते हैं। मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, मैं कल बता चुका हूं थोड़ा सा ना बातचीत में, फिर भी एक Yes. क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द मून। Find the escape velocity of a body from the moon। और इन्होंने ले रखा है मून का मास है 7.36 10⁻22 kg, और इसका रेडियस 1.74 10⁻6 मीटर।
ये मून का है और साथ में लिखा है इन्होंने डज योर आंसर थ्रो लाइट on why the moon has no atmosphere. Moon has hmm. पहले एस्टेप वेलोसिटी निकालिए। अंडर रूट क्या था? मास 10^22 upon radius. रेडियस की वैल्यू रखिए और कितना रखना है रेडियस? तो ये आता है डायरेक्ट लिखिए 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स 2 पॉइंट मतलब इस स्पीड से कोई पार्टिकल जाएगा तो वो मून से बाहर निकल जाएगा। बाहर मतलब मून के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर। तो अब आप ये लिखिए नॉर्मल जो टेम्परेचर प्रेशर है उसमें मून में जो गैसेस पार्टिकल है उनकी स्पीड इससे ज्यादा होती है। क्या लिखेंगे? सर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे मून के पार्टिकल्स की इससे ज्यादा स्पीड है। गैसेस पार्टिकल जितने भी गैसेज होती है ना, हाँ, तो बच्चों उनका जो आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ लिया आपने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ा, तो एवरेज स्पीड लिख लो। एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज हायर देन दिस एस्केप वेलोसिटी। तो क्या होगा? तो मॉलिक्यूल तो उससे वैसे ही नॉर्मल उससे ज्यादा स्पीड से भागते हैं, Yes, sir. तो बच्चों वो बाहर निकल जाते हैं। तो मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? कॉमन क्वेश्चन है। यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन लीजिए। फाइंड द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन
ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट घूमेगा कितनी देर में, 8 सेक्टर कितनी देर में लगाएगा, ये कैसे निकालें। तो टाइम पीरियड का मतलब हुआ 8 सेक्टर में लगाया गया समय ना। Yes, sir. यस तो t इक्वल टू जो हुआ 8 सेक्टर का मतलब 2 पाई r होता है। यहाँ r कितना है बच्चों, अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है या नहीं, t इक्वल टू यस सर v नॉट वेलोसिटी से घूम रहा है और 2 पाई टाइम्स r प्लस एस रेडियस के सर्कल में सैटेलाइट घूम रहा है। तो टाइम पीरियड इतना हुआ या नहीं, 2 पाई r टोटल लेंथ हुई जितना घूमना है और स्पीड ये है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें तो v ऑर्बिटल की डिफरेंट वैल्यूज रख लो, 2-3 एक्सप्रेशन बन जाएंगे तुम्हारे। v ऑर्बिटल कितना है वो रख लीजिए। नहीं आ रहा समझ में, या आ गया है। आ रहा है सर Yes, sir. तो अब उसमें आप v ऑर्बिटल है तो v ऑर्बिटल ही रखिएगा, उसमें एस्केप मत डाल देना बीच में। ये ऑर्बिटल का मामला है या नहीं। Yes, sir. Yes, तो sir. जबरदस्ती उसमें ऐसा ना डाल दें आपकी, एस्केप वेलोसिटी भी डाल देते हैं। ऑर्बिटल और एस्केप में रिलेशन तो पता ही है, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिए फिर नेक्स्ट। Two particles of equal mass m go round a circle go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Mutual gravitational attraction. What is the speed of each particle? दो पार्टिकल हैं,
तो वो एक दूसरे के अट्रैक्शन में एक सर्कुलर पाथ है उसमें घूम रहे हैं। तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। हमेशा वो इक्वल अपोजिट तो रहेंगे ही रहेंगे। स्पीड ऑफ देयर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल? तो दोनों की स्पीड बराबर ही होगी, तो मान लेते हैं ये v है, यहाँ भी v मान लीजिए। तो क्या करना चाहिए मुझे? कोई एक पार्टिकल ले लो बच्चों, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा उस पर लगने वाला सर्कुलर पाथ में होगा? Sir, mv square 100. Sir, gm square upon 2r. सेंट्रीपिटल फोर्स किसी एक का, ये मिल कैसे रहा है? सेंटर पे तो कुछ है ही नहीं। Yes, sir. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना ये। Yes, sir. Yes, sir. तो v निकालिए तो। Sir, 100 gm upon 4r. ठीक हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास पहला हो गया शुरुआती ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। वहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं अगर आप लोग मेंटेन कर पाए तो ग्रेविटेशन में हम लोग जो अब करेंगे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही करते हैं। और अभी फिर इसके बाद ब्रेक करके 4:20 से करते हैं मैथ्स का। आप लोगों ने जो कल पढ़ाया वो किया? Yes, sir. Yes, sir. तो 5-7 मिनट का ब्रेक कर लीजिए। 4